जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों आज है ट्यूसडे 15 नवंबर और दोस्तों आज हम ये 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे हैं, आपके सामने हैं। तो क्योंकि G20 समिट शुरू हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बाली गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं G20 समिट के लिए, तो क्या कुछ है स्टेक पे एट द G20 समिट, इसके बारे हम बातचीत करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हिंदू में आया है, इंडिया अमेरिका के टाइज के बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, वो भी पीछे इंडिया आए थे, तो क्या क्या की टेक अवेज रहे हैं उस ट्रिप में से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, अरुण मायरा जी ने आर्टिकल लिखा है दैट द शेप ऑफ द इकोनॉमिक पाई मस्ट चेंज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन फॉर ऑल की यहाँ पे बात करेंगे। अमरजीत सिन्हा जी जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स की बात करी कि कैसे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हेल्प कर सकते हैं, खास करके रूरल एरियाज में प्राइमरी लेवल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये आर्टिकल भी हिंदू में आया है एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, दोस्तों एक आपको न्यूज में देना चाहता हूं, वो ये है कि असंभव को संभव करेगा हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। देखिए दोस्तों, हमारा ना प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 28 नवंबर से और ये रहेगा 28 नवंबर 2022 से ये रहेगा 30th अप्रैल 2023 तक। ना होल्ड योर ब्रेथ। अब इसमें क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे हम पहली बार एक ऐसा क्रैश कोर्स लेके आए हैं जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइडेड रहेंगी। ये पेड कोर्स है, ये YouTube पे नहीं लाइव किया जाएगा, ये हमारा पेड कोर्स है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं इस कोर्स को, उनको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे स्टार्टिंग फ्रॉम द 28 नवंबर। साथ में यहाँ पे केवल करंट अफेयर्स नहीं कराए जाएंगे, करंट अफेयर्स तो होंगे ही होंगे। जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स तो होंगे, साथ के साथ स्टैटिक कंसेप्ट्स भी आपको समझाए जाएंगे। इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना, इसमें काफी स्टैटिक कंसेप्ट्स आ जाते हैं, ये आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझाए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में विद एवरी टीचर। you'll have the opportunity to interact with every teacher on a day-to-day basis, totally live मोड में। देन वेरी इंपॉर्टेंटली 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए अब यहां पे तो हम अग्री कर सकते हैं कि देखिए कभी भी हमने किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, मेंस हो, प्री हो, किसी भी स्टेज को क्लियर करना है, थोड़ा सा हमको पता तो होना कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। थोड़ा सा अपने आप को एग्जामिनेशन सिचुएशन में डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, अपने माइंड को स्ट्रेस में डालना बहुत ज़रूरी है अगर हमने परफॉर्म करना है। तो 4000 से ज़्यादा MCQs आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और इसके लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहां पे कभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं और आपको कंसर्न फैकल्टी के साथ, कंसर्न मेंटर के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा। क्लासेस शुरू होंगी सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक। कब शुरू हो रहा है ये कोर्स? 28 नवंबर को। कब तक है? 30th अप्रैल तक। सबसे बड़ा बोनस वो ये है कि यहाँ पे स्पेशल CSAT क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो अगर आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं किया, अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स मुझसे क्लियर ही नहीं हो पा रहा, कि कितना इंपॉसिबल है, मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, दोस्तों ये 4 महीने 28 नवंबर से लेकर 30th अप्रैल तक, ये जो 4 महीने का टाइम है, अगर आप ये दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स, चाहे वो स्टैटिक हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, कंप्लीटली पॉलिश हो जाएंगे। प्राइस इसकी है 10,799। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 30th नवंबर तक एक कोड है, कूपन कोड है संभव, जिसको अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। वैसे इसकी प्राइस कितनी है? 11,999। सो यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड एंड अवेल दिस मैग्निफिसेंट प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो कि हमारी टीम के द्वारा बनाया जा रहा है और हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। G20 समिट, व्हाट इज एट स्टेक? नाउ वी ऑल नो G20 की मीटिंग, नाउ इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी है एंड नेक्स्ट मंथ लाइक दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में प्रेसिडेंसी G20 की इंडिया के पास आ जाएगी। तो बार बार G20 को हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। G20 हमको पता है कि 85% ऑफ द ग्लोबल GDP रिप्रेजेंट करता है, लगभग 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन G20 कंट्रीज में आ जाती है, 3/4 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड G20 रिप्रेजेंट करता है। अभी 2 बातों पे ज्यादा फोकस रहने वाला है G20 की मीटिंग पे, एक तो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और दूसरी बात कि ये जो क्राइसिस अभी यूक्रेन में चल रहा है कि कैसे इस क्राइसिस को हम थोड़ा डीएस्केलेट कर सकते हैं। और ये भी देखा जाएगा कि क्या ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 मीटिंग
क्या बायलेटरल मीटिंग्स भी होंगी? नाउ वी रेड इन द न्यूज़पेपर टुडे, आई एम श्योर यू मस्ट बी सीइंग ऑन द टीवी चैनल्स और रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट दिस मीटिंग बिटवीन जी जिनपिंग एंड जो बाइडन हैपनिंग, जहां पे जी जिनपिंग ने बोला कि चलो देखो ऐसा है, आप जितना मर्जी कोल्ड वॉर की बात करो, कंपटीशन की बात करो कि भाई ताइवान तो हमारा है, ताइवान पे आप अपनी नजरें मत डालना। और जो बाइडन ने भी बोला कि चलो हम तो वन चाइना पॉलिसी में ही बिलीव करते हैं। नाउ इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि और इस तरह की कितनी बायलेटरल मीटिंग्स होंगी। क्या मोदी जी और जी जिनपिंग की भी यहां पे कोई मीटिंग हो सकती है? देखने वाली बात होगी। एजेंडा समिट का क्या होगा, ये बात प्लीज नोट कर लो। अगर आपको पूछा जाता है प्रीलिम्स में एक लाइन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर इज ऑफन हर्ड इन द न्यूज बिकॉज ऑफ ABCD। ये आपको पता हो कि जो मोटो है G20 का, जो थीम है G20 की, एक साथ रिकवर करते हैं और एक साथ स्ट्रॉन्गर रिकवर करते हैं, स्पेशली इन द वेक ऑफ 2 years आफ्टर द पैंडेमिक। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जोकोवी, उन्होंने he has made recovering from the pandemic as a major focus, despite the fact that this Russia-Ukraine war is happening, but recovery from the pandemic, that is very important because जो ग्लोबल आउटपुट है ना, काफी देशों की जो GDP है, जो आउटपुट है, वो काफी कंट्रैक्ट कर चुकी है एज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स। 3 मेजर एजेंडाज इस समिट के होंगे। एक तो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, देन यू हैव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन ऑफ कोर्स इज द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। Now, as far as the global health architecture is concerned, this involves talks about कि कैसे हम इक्विटी बढ़ा सकते हैं, हेल्थ रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं कि कल को कोई और ऐसी बहुत बड़ी महामारी आए, कोई ऐसा डिजीज आए, तो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम और एक इंक्लूसिव अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। नाउ इट वाज सीन इन द पैंडेमिक दैट there was a divide between the well-off countries and the not well-off countries. The developing countries, the least developing countries, they had to struggle as far as getting access to vaccines and medicines is concerned. So आइंदा से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस बात को लेकर यहाँ पे काफी खास ख्याल रखा जाएगा। Then अगेन डिजिटल इकोनॉमी की बात आती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, बट इन अ वेरी सेफ एंड रिलायबल मैनर बिकॉज टेक्नोलॉजी इज नॉट फुल प्रूफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। उसको लेके भी COP27 में बहुत सारी बातचीत हुई है। और कैसे ट्रांजिशन तो चलो ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स ट्रांजिशन इज डिपेंडेंट अपॉन द फाइनेंसिंग, द फंडिंग विच विल बी ऑब्वियसली गिवन बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड टू द डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ the 3 major reasons for the global growth setback despite the fact that we are coming out of a pandemic is number 1 is the Russia-Ukraine crisis, और उसके चलते जो geopolitical uncertainty है, उसके चलते जो inflation बहुत बढ़ गया है, recession आया हुआ है UK में, USA में, supply side issues हो रहे हैं। Second, इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ एक डील करना, एक महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज, चाहे वो इंडिया का सेंट्रल बैंक हो RBI, या चाहे वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो, या चाहे वो जिम्बाब्वे का सेंट्रल बैंक हो, हर एक देश के सेंट्रल बैंक का चैलेंज होता है महंगाई के साथ डील करना। अब कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम रेपो रेट इंक्रीज करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो उस देश का जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है या जो चेयरमैन है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अब इसके चलते ये कंसर्न भी है कि महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है, उसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी में और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, EMIs महंगी हो रही हैं, क्रेडिट ऑफटेक इतना नहीं हो रहा, तो ये भी एक इशू है। और तीसरी बात, चाइना स्लो डाउन कर रहा है। Now China might be the factory of the world, China might be an export powerhouse, but you know what? China also buys a lot. China purchases quite a lot of commodities from the rest of the world. So if China is slowing down, अगर China की इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा परचेजिंग पावर पे। तो चाइना एक्सपोर्ट तो ज्यादा करता रहेगा लेकिन बाय कम करेगा। So that is a big concern for the global economy. Now, emerging concerns, now this tech competition, this bipolar contest between America and China. Now, America has passed this US Chip Sanctions Act. Now, America चाहता है कि चाइना को accessibility सेमीकंडक्टर्स की, चिप्स की, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज की कम हो। इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। जितना भी ये कंपटीशन अमेरिका और चाइना के बीच में बढ़ेगा, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उतना बुरा है। और अगर हम यूके की भी बात करें, यूके में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी है। अभी ऋषि सुनक बने हैं यूके के प्रधानमंत्री। यार चलो T20 वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड जीत गया, लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड में और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें, बिकॉज यूके इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नाउ हाउ इज द ट्रेड गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, और हाउ इज द ट्रेड गोइंग टू बी मोर इंटीग्रेटेड between the UK and the European Union? That is something which is, you know, a matter of concern. What lies ahead? Now, दो बातें यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। एक तो कि G20 देश फास्टर ग्रो कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेशन दिखाएं, अगर वो थोड़ा यहाँ पे कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, कंपटीशन की भावना कम हो। और अगर इकट्ठे ग्रो टुगेदर करना है, इकट्ठे रिकवर स्ट्रॉन्गर टुगेदर करना है, तो आपको उसके लिए शांति बहुत ज्यादा बनाए रखना जरूरी है।
ठीक है, शोर शराबे में, लड़ाई में आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। Now, given the scope of G20 countries, the summit affords an opportunity for the leaders, whether that is Xi Jinping, whether that is Joe Biden. Now, of course, Vladimir Putin, he's decided to give a skip to this meeting. उनकी जगह सर्गे लावरोव, जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आ रहे हैं. But definitely, this meeting provides a platform for the leaders, especially the alpha leaders, those so-called alpha leaders, that they can talk to each other and find a common ground. And कैसे वो ये जो problems अभी आ रही हैं global economy में, geopolitical tensions को कैसे वो resolve कर सकते हैं. और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पॉलिसी मेकर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को देनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमीज में कि प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर एम्फसाइज किया जा सके, इन्फ्लेशन को चेक किया जा सके. एट द सेम टाइम जो डेट एक्सपोजर है उसको भी कंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर बहुत ज़्यादा पैसे बोरो, अब यहाँ पे यही मैसेज आता है कि G20 देशों को ये बात इंश्योर करना है कि ज़्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट ना हो उनका. नाउ यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी कुछ एडवाइस दी गई है. पहली एडवाइस तो ये दी गई है कि भाई इन्फ्लेशन को कंटेन करें आप. अब चलो, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत आ रहा है. सरकार को, तमाम सरकारों को तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे. पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो रही है, गरीबों की सहायता करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम सस्टेनेबल लेवल्स पे आप ज़्यादा उधार नहीं मार्केट से ले सकते हैं. और एक स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव रिकवरी की बात करी गई है, जिसके चलते अगेन जॉइंट कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ओपन, स्टेबल और ट्रांसपेरेंट रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग की यहां पे बात करी गई है, जो कि हेल्प कर सकता है सप्लाई साइड चैलेंजेस को मीट करने में, ग्लोबल शॉर्टेजेस ऑफ गुड्स को मीट करने में. नाउ ये आर्टिकल तो वैसे छोटा सा है, म्यूचुअल बेनिफिट, लेकिन उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन के तौर पे और भी चीज़ें डाल के डिस्कस करेंगे. करेंसी वॉच लिस्ट की बात करेंगे. आपको पता है कि इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में अब नहीं रखा गया, रिमूव कर दिया गया है. तो वैसे वो अच्छी बात है इंडिया के लिए. वो क्यों है वो भी हम बहुत ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब ऐसा है कि पीछे जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो आए थे इंडिया. ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की, और वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जैनेट येलेन, उनकी फोटो आप देख सकते हैं. और यहाँ पे बहुत एक ऐतिहासिक विजिट मानी जाती है. बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इंडिया को प्रेसिडेंसी G20 की मिलने वाली है. वहाँ पे यूएस के ट्रेजर सेक्रेटरी यहाँ पे आए हैं. एंड इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन की यहाँ पे बात करिए कि इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन किए जाएंगे. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड ऑब्वियसली वन ऑफ अमेरिकाज इंडिस्पेंसिबल पार्टनर्स. और जो भी प्रेजेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ट्रेड चैलेंजेस हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जिसके चलते दुनिया लगता है कि डी ग्लोबलाइज हो जाएगी, लेकिन डी ग्लोबलाइज होना इतना आसान काम भी नहीं है. तो वहां पे इस मौके पे कैसे इंडिया और अमेरिका अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज्यादा म्यूचुअली बेनिफिशियल वे में एनहांस कर सकते हैं. नाउ अब यहां पे फ्रेंड शोरिंग की बात आती है. फ्रेंड शोरिंग के बारे में आपको 1 मिनट में बताता हूं कि फ्रेंड शोरिंग क्या है. अब यहां पे जैनेट येलन ने एम्फसाइज करा कि अमेरिका और इंडिया, दे शेयर एन इंटरेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन्स. नाउ अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो एक तरह से व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, ये जो नेचुरल गैस जो कि एक्सपोर्ट होती थी यूरोप को, उसको एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन यूज कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं सप्लाई करूंगा, कि देख लो आपने जो करना है, आप गैस मंगवा लो, अमेरिका से मंगवा लो, कतर से मंगवा लो, मैं देखता हूं कि आप क्या करोगे, आप लगाओ मुझ पर सैंक्शंस, मैं आपको गैस नहीं एक्सपोर्ट करूंगा. कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में लीकेजेस हो रही है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को शट डाउन कर दिया. Now that is not good for the global trade regime. तो यहां पे जैनेट येलन और निर्मला सीतारमण बात कर रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई साइड इश्यूज को इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसे चैलेंजेस ना आए. पैंडेमिक के चलते भी बहुत चैलेंजेस आए थे. चाइना, द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, अभी भी चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी है, जीरो कोविड स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है और उसके चलते सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बहुत आ रहे हैं. नाउ द वेरी फैक्ट कि अमेरिका ने ये जो यूएस चिप्स एक्ट पास करा है और ये बात बोली है कि भी एक्सेसिबिलिटी टू द सेमीकंडक्टर्स एंड द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज विल नॉट बी अवेलेबल टू चाइना, बिकॉज चाइना इंपोर्ट करता है 70% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स को, और चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है कि सेमीकंडक्टर्स को कैसे हार्नेस करना है. और उसके चलते पैंडेमिक के टाइम पे भी बहुत चैलेंजेस आए थे. तो यहाँ पे मतलब मोटे तौर पे जो बात करी जा रही है वो ये है कि जैनेट येलन ये बोल रहे हैं कि इस तरह के चैलेंजेस आइंदा ना आए, फ्यूचर में ना आए, तो कोई ऐसा ठोस प्लान बनाए कि चाहे कहीं लड़ाई हो रही हो चाहे कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज ना आ सकें. तो फ्रेंड शोरिंग की बात आ जाती है, यानी कि लेमैन टर्म में हम समझेंगे. एक्सप्लेनिंग फ्रेंड शोरिंग यानी कि येलन ये कह रहे हैं, जैनेट येलन ये कह रहे हैं कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस यूज करना चाहता है, अपना इकोनॉमिक क्लाउड यूज करना चाहता है कि कैसे जो ग्लोबल फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जो लाइंस हैं, वो कैसे डेवलपिंग देशों में बन सकती हैं, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में. अब इंडिया और अमेरिका की भी बहुत अच्छी दोस्ती है
और अमेरिका की तो सबके साथ ही बहुत अच्छी दोस्ती है। तो अमेरिका का अपने इकोनॉमिक क्लाउड को कैसे यूटिलाइज कर सकता है कि इन डेवलपिंग देशों में लाइक इंडिया यहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप कर सके, जिसके चलते जो फोकस है दुनिया भर का वो चाइना से हटेगा और डेवलपिंग देशों पे ज्यादा होगा। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ अमेरिका एंड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज चाहे आने वाले समय में कोई क्राइसिस हो या ना हो, लेकिन सप्लाई से जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे। फिर यहां पे बात करेंगे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे। तो इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज जिसको रिमूव करा गया है अमेरिका की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में, और ये रिलीज की जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। अब ये अपनी जो अब इस रिपोर्ट में और भी कुछ देशों को रिमूव करा गया है, इटली को, मेक्सिको को, वियतनाम को, थाईलैंड को भी इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है। ये रिपोर्ट यहां पे नोट कर लीजिए आप, ये रिपोर्ट रिव्यू करती है पॉलिसीज ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द लास्ट 4 क्वार्टर्स एंडिंग इन जून 2022, यानी कि जून 2022 से जो प्रीसीडिंग 4 क्वार्टर्स होंगे, तो वो जो क्वार्टर्स की जो रिपोर्ट है वो यहां पे आती है ना। अब जैसे ये नाम सजेस्ट करता है कि ये लिस्ट क्लोजली मॉनिटर करती है करेंसी प्रैक्टिसेस, अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें जो कि अमेरिका के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, तो इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, देन ऑफ कोर्स चाइना भी एक बहुत मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ पे तीन क्राइटेरिया आ जाते हैं, इकोनॉमीज को 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली लेमैन टर्म में हम पहले समझे ना, तो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में वो कंट्रीज हैं जिनकी जो टेंडेंसीज हैं कि अपनी करेंसी को मैनिपुलेट वो ज्यादा करती हैं, जो कि कम इंटरवेंशन करती हैं जब डॉलर उनकी करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रहा हो। अब चाइना, जैसे आपको पता है कि चाइना तो वहां पे एक फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो है नहीं, चाइना तो अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है, तो चाइना अभी भी इस करेंसी वॉच लिस्ट का हिस्सा बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश के साथ अमेरिका का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेड है, ट्रेड सरप्लस है किसी देश का अमेरिका के साथ गुड्स में या सर्विसेज में ऑफ एटलीस्ट $15 बिलियन, या अगर उसकी हम बात करें कि करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ द अदर कंट्री जिसके साथ अमेरिका ट्रेड कर रहा है, दैट इज एटलीस्ट 3% ऑफ द जीडीपी, राइट। और यहां पे यह भी देखा जाता है कि कितनी ज्यादा इंटरवेंशन उस देश के द्वारा करी जा रही है अपनी करेंसी को डेलिबरेटली, तो वो डीवैल्यूएट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे ये 3 बातें यहां पे देखी जाती हैं। कौन सी कंट्रीज वॉच लिस्ट में है? चाइना है, जापान है, कोरिया है, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, ये सब कंट्रीज जो है इस करेंसी वॉच लिस्ट में है। इंडिया को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि इंडिया अपनी करेंसी को इतना मैनिपुलेट नहीं कर रहा जितनी ये कंट्रीज कर रही हैं। Now, what is the way forward for India and America? Now, India is set up, definitely India is set up to take the presidency of G20 as soon as this G20 meeting ends. In fact, coming year 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, SCO की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, काफ़ी कुछ हलचल रहेगी इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइट। और दिल्ली के पास, इंडिया के पास चांस है कि कैसे वो ग्लोबल इकोनॉमिक अभी जो एकदम से अभी ग्लूमी सिचुएशन है इकोनॉमी में, जो रिसेशन आ रहा है, आ ही चुका है इनफैक्ट अमेरिका में और फॉर दैट मैटर यूके में, कैसे इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड को स्टेयर आउट कर सकता है इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में जो थोड़ी अभी डिप्रेसिंग स्टेट में है। अब चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें, यहाँ पे भी बात करी गई है। अब कहा तो जा रहा है, अमेरिका बहुत सारी बातें बोलता है, प्रॉब्लम है कि अमेरिका वो बात करता नहीं है। अब अमेरिका यहाँ पे कह रहा है, जेनेट येलन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम श्योर करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में हम आपको फाइनेंस करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जितनी ही इंडिया और अमेरिका की टाइज को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ट्रस्ट बढ़ाया जा सकता है, उतना ही अच्छा है, स्पेसिफिकली एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। ना अब ये जो आर्टिकल है, द शेप ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पाई मस्ट चेंज, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हम ये ट्राइंगल की बात करें, है ना, कि ऐसा, अब ये बार बार बात आती है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं बहुत कम है और बहुत अमीर हैं, और यहाँ पे बेस में जो लोग बैठे हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड कह लो, बॉटम ऑफ द ट्रायंगल कह लो, कि यहाँ पे मास लोग तो यहाँ पे बैठे हैं। अब अक्सर ये कहा जाता है कि भी आप इनको एम्पावर करो जो कि ऊपर बैठे हैं पिरामिड के, ठीक है। जितना उनको एम्पावर करोगे, जितना उनको अमीर करोगे, तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि उतना ही गरीबों को फायदा होगा। ये थ्योरी बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। न्यू लिबरल जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि जितना जो अमीर लोग हैं उनको और अमीर करो तो गरीबों का फायदा होगा। अब नाउ यहाँ पे एक डिफरेंट डिबेट अरुण मायरा रखते हैं यहाँ पे। अब अरुण मायरा के ख्यालात, अब आपको आर्टिकल पढ़ के लगेगा कि थोड़े से लेफ्टिस्ट विचारधारा है, सोशलिस्टिक थोड़ी उनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजी है। नहीं, मतलब हर किसी के अपने व्यूज होते हैं, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, कोई सोशलिस्ट हो सकता है, कोई लेफ्टिस्ट हो सकता है, कोई राइटिस्ट हो सकता है।
एक बात क्लियरली वो कह रहे हैं दैट चलो अभी ईडब्ल्यूएस का वर्डिक्ट भी आ गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 10% कोटा को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करने वाली बात नहीं है, और एक नई हमारे पास एक क्राइटेरिया बन गया कि भाई जो लोग 8 लाख से कम कमाते हैं, जो फैमिलीज 8 लाख से कम कमाते हैं, उनको भी एफर्मेटिव एक्शन मिलेगा सरकार के द्वारा, ये जो 10% कोटा है। अब यहाँ पे शुरुआत में आर्टिकल में वो ये बात कहते हैं कि अब ये कैसा टाइम आ चुका है जब आप जितना मर्जी कोटा निकालो, जितना मर्जी एफर्मेटिव एक्शन सामने लेके आ जाओ। यहाँ पे शुरुआत में ये बात कहते हैं कि डिवाइड जो है, देयर इज अ चासम मींस देयर इज अ डिवाइड, और वो डिवाइड काफी डीपन कर रहा है बिटवीन दी हैव एंड दी हैव नॉट्स, बिटवीन, यानी कि दुनिया में, इंडिया में लोग अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, चाहे जितना मर्जी आप एफर्मेटिव एक्शन की बात कर लो। तो वो कहते हैं कि ये किस तरह का मजाक है कि आप किसी गरीब को रोज 2 रोटी देते हैं और कल को आपको पता लगता है कि एक और इंसान गरीब है, तो जिस गरीब को आप रोज 2 रोटी दे रहे हैं उसी के मुंह से आप 2 रोटी छीन के उस दूसरे बंदे को दे रहे हैं। तो ये तो किस बात का इंसाफ हुआ, ये किस बात का एफर्मेटिव एक्शन हुआ? थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये ईडब्ल्यूएस कोटा को। ठीक है, ये कहते हैं कि जो शेप ऑफ द इकोनॉमी है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है। अब लोगों की एस्पिरेशंस हैं, चाहे हम 15% जीडीपी ग्रोथ कर ले, लेकिन क्या हमारे पास डिसेंट जॉब्स हैं? क्या जॉब सिक्योरिटी है? अभी देखिए आज न्यूज़ में भी आया था कि अमेजॉन 10,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पैंडेमिक के टाइम पे फायदा भी किया है स्टॉक मार्केट पे पैसे लगा के, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अभी भी नौकरी नहीं है। क्या लोगों के पास, उनके बच्चों के पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी हेल्थ केयर है? अभी भी ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा पैटर्न है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो सफिशिएंट नहीं है ज़्यादा जॉब क्रिएशन के लिए। और आने वाले समय में ये जो मुद्दे हैं, अगर हम बात करें इश्यूज अबाउट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द नीड फॉर सब्सिडीज, इन मुद्दों को लेकर सरकार को आगे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता रहेगा। अब यहाँ पे हम थॉमस पिकेटी की बात करें, ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने किताब लिखी है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, बहुत फेमस किताब है। इनके वर्ड्स की हम बात करें, इन क्या कहते हैं अपने वर्ड्स में, देखिए अब इन चीज़ों को आप कोट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे पूछा जाता है इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग, जॉबलेस ग्रोथ के रिगार्डिंग, तो ये बातें आप कोट कर सकते हैं। अब आपकी समझदारी है, कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप केवल पीडीएफ डाउनलोड करके अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू सी, राइट। तो अब यहाँ पे ये बहुत अच्छी लाइन जो यहाँ पे कही गई है वो ये है कि एवरी ह्यूमन सोसाइटी मस्ट जस्टिफाई, कि भी उसकी सोसाइटी में, वहाँ पे उनके समाज में इतनी इनइक्वालिटी क्यों है। और जब तक रीजंस नहीं पता लगते कि इनइक्वालिटी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो पॉलिटिकल क्लास है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पॉलिटिकल क्लास क्या कर रही है? व्हाई इजंट द पॉलिटिकल क्लास बीइंग अकाउंटेबल, कि भाई उनके नाक के नीचे अगर इतनी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सो व्हाट इज द पॉलिटिकल क्लास डूइंग? नाउ रीजंस फॉर इनइक्वालिटी, यहाँ पे पोस्ट इंडस्ट्रियल इनइक्वालिटी की बात करी है, मॉडर्न इनइक्वालिटी की बात करी है। दैट देखो अब ऐसा है कि अब एक्सेसिबिलिटी तो हर किसी के पास है ना। नाउ एवरीबडी वुड हैव दी फ्री, अब आप चाहें तो किसी मॉल में जा सकते हैं, अमेजोन से कोई चीज़ मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे हो तभी आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू मार्केट हर किसी के पास है, लेकिन मार्केट को एक्सेस सही मायने में कौन कर सकता है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास वेल्थ है, ठीक है। और वेल्थ यहाँ पे देखा जा रहा है कि और बढ़ रही है, जो वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो क्यों इतने ज्यादा डिजर्विंग है, वो क्यों इतने ज्यादा एंटरप्राइजिंग है। देखिए जो बंदा अपनी मेहनत से, ईमानदारी से पैसे कमा रहा है, चाहे वो 10,000 रुपये हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए हो, तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है उस इंसान को। लेकिन डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटीज उसके पास आई, जिस अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करके वो आज उस मुकाम तक पहुंचा है। पर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर एक इंसान के पास हैं? ये बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। और ये जो डिवाइड है लोगों के बीच में, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, बढ़ता ही जा रहा है। तो एक्सेसिबिलिटी होगी मार्केट की हर किसी के पास। अब हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं रहते हैं। आज के टाइम पे टॉप मोस्ट ब्रांड्स जो है दुनिया भर के, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो कॉफीज के हों, ठीक है, किसी मर्जी के ब्रांड्स हो, वो हमारे यहाँ पे कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। पहले कब किसी ज़माने में वो ब्रांड्स बाहर ही अवेलेबल होते थे, लेकिन आज यहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन सही मायने में क्या वो ब्रांड्स हर एक इंसान एक्सेस कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो ज़्यादा वेल्दी हैं वो और ही अमीर हो रहे हैं, और जो ज़्यादा वेल्दी नहीं है वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इसी इकोनॉमिक ग्रोथ का, जहाँ पे लोगों का भला ना हो रहा हो, जहाँ पे लोगों को जॉब्स ना मिल रही हो। और पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात जहाँ पे आती है ना, इनके व्यूज़ हैं, यहाँ पे अरुण मारा के व्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने थोड़ा बताया था कि इनके व्यूज़ थोड़े लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले हैं, सोशलिस्टिक वाले हैं, ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रखते हैं। अब ये ब्लेम करते हैं वेल्दिएस्ट को, यानी कि कैपिटलिस्ट को, जो सेठ है, जो बिजनेसमैन है, कि उनके कारण हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी बढ़ रही है, कि जो बहुत अमीर लोग हैं, कहा जाता है कि भाई अंबानी अदानी है ना, कि भाई वो सरकार की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो तय करते हैं कि लेबर पॉलिसीज़ कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, कितनी मिनिमम वेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पर ये बातें सरकार क्यों नहीं तय करती है? थोड़ा एक क्रिटिक के फॉर्म में यहाँ पे ये बात करते हैं।
और जो आम इंसान है, जो आम नागरिक है, चाहे वो जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कहीं पढ़ा रहे हो, किसी एडुटेक में हो, किसी स्कूल में हो, या कोई साधारण इंसान हो, कोई भी अपना काम कर रहा हो, या कोई मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो, वो अपनी जिंदगी जोखिम में रह के जी रहे हैं, ठीक है, टेंशन में जी रहे हैं। उनको नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज उनकी जिंदगी कौन डिसाइड कर रहा है? उनकी जिंदगी ये जो अमीर पूंजीपति जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तय कर रहे हैं। थोड़ा अब यहाँ पे वही कार्ल मार्क्स वाली बात आ जाती है, ठीक है। और अब आज के टाइम पे ऐसा देखने को नहीं मिलता कि बहुत बड़े लेवल पे स्ट्राइक्स हो रही हो, खास करके प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। अब फॉर्मल जॉब्स बढ़ रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, लार्ज एंटरप्राइजेस में, लेकिन इतना देखने को नहीं मिलता कि वर्कर्स यूनाइट करके एक फेयर ट्रीटमेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। पहले 90s में तो स्ट्राइक्स वगैरह काफी देखते थे, इनफैक्ट अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम बात करें, कभी कभी स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, बट ये प्राइवेट सेक्टर में इतना देखने को नहीं मिलता है। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। एवरी सेकंड पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड इज 28-27 ईयर्स ऑफ एज। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्किंग एज पर्सन्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी हैज ऑल्सो अमंग्स द लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटीज। अब ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है कि यानी कि आपकी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, 15% हो रही होगी, 10% हो रही होगी, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेटली जॉब क्रिएशन इतना नहीं हो रहा। और भारत बन रहा है मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब जो शेप ऑफ द इकोनॉमिक पाई है दैट हैज टू चेंज सो दैट मेजॉरिटी एंड नॉट माइनॉरिटी, जो यानी कि जो मेजॉरिटी है वो गरीब लोग हैं और जो टाइनी माइनॉरिटी है सिटिंग ऑन द टॉप वो अमीर लोग हैं, तो उनका ही फायदा हो रहा है, गरीबों का फायदा नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अंत में वो कहते हैं कि सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत रहता है कि कैसे आप कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, विदेशी धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक ऐसा इकोसिस्टम फैसिलिटेट करने में सरकार का योगदान रहता है जहां पे ये धन आ रहा है। लेकिन ईज ऑफ लिविंग के ऊपर सरकार इतना फोकस क्यों नहीं कर रही है? ईज ऑफ लिविंग स्पेशली फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस पाई, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि अमीर नहीं है। ये कुछ बातें यहां पे करी गई हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, वेयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड, रिटन बाय अमरजीत सिन्हा, रिटायर्ड एक सिविल सर्वेंट है, IAS ऑफिसर है। अब अगर हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, UNDP ये इंडेक्स निकालता है, तो भारत का रैंक कितना है? 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज, राइट। और ये एक मेजर है नेशन की हेल्थ का, एवरेज इनकम का, एजुकेशन का। अब हमेशा हमारा रैंक इतना ही रहता है, 134, 136, 135, 132, और वही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनका रैंक टॉप 10 में आता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम इन इंडिकेटर्स में इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे सेंट्रल बात करेगी एजुकेशन की। अब अगर हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करें, इस बात को नोट कर लेना दैट एवर सिंस द 1990 वर्ल्ड डेक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, ये कहां पे हुआ था? जोमताइन कॉन्फ्रेंस। जोमताइन कहां पे? थाईलैंड में है। तो एफर्ट्स यहां पे कोशिश करी गई कि कैसे एजुकेशन को और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। और यहां पे एक प्रोजेक्ट की बात करी गई है। 1987 में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट शुरू करा गया था राजस्थान में, टीचर एब्सेंटिज्म को चेक करने के लिए कि टीचर्स अवेलेबल क्यों नहीं है। देखिए, अब शिक्षा तभी आगे बढ़ेगी ना अगर लोग अच्छे टीचर्स होंगे। चलो अच्छे टीचर्स ना भी हों, अगर एवरेज टीचर्स भी हों, लेकिन एटलीस्ट उनको प्रेजेंट होना तो जरूरी है स्कूल में। अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, इस बात के ऊपर एम्फेसिस हम बहुत सालों से कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रूरल कम्युनिटी इन दिस शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट वाज एनवाइसेड बैक इन 1987। तो अब जहां पे अब आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, फाउंडेशन एंड लिटरेसी लेवल्स की बात करते हैं, बेसिक न्यूमेरेसी लेवल्स की हम बात करते हैं कि ये हमने वेल इस्टेब्लिश करने हैं बच्चों के माइंड में, स्पेशली बिटवीन द एज ऑफ 3 to 8, ताकि आगे जाके उनकी अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, आगे जाके उनकी अच्छी न्यूमेरिकल एबिलिटी हो सके, अच्छी ओरेटरी स्किल्स हो सके। अब क्या फायदा अगर हम इतने जवान हैं, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, तो ह्यूमन कैपिटल को हार्नेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ पे एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी हम बढ़ाएं। डेफिनेटली जहां पे एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात आती है तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। 1993 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उन्नी कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पे ये बात यहां पे फैसला किया गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, ये सेंट्रल है और एक फंडामेंटल राइट है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू करा गया था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन की, प्राइमरी लेवल एजुकेशन की यहां पे बात करी गई थी, ठीक है। नाउ अब डिफरेंस आया है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है एज फार एज द स्कूल पार्टिसिपेशन इज कंसर्न। बच्चे और एनरोल कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो रहा है, यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की जा रही हैं, टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन अभी भी हम एक सिस्टमैटिक वे नहीं ढूंढ पाए जहां पे हम अच्छे टीचर्स को रिक्रूट कर सके। और
टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे हम फोकस कर सकें, वो चीज़ नहीं हो पाई है। तो एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए अच्छे टीचर्स का होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। नीड फॉर गुड टीचर्स। तो रिक्रूटमेंट फॉर टीचर्स, एब्सेंटीज टीचर्स बहुत हैं, टीचर्स की वैकेंसीज नहीं भरी जा रही हैं, टीचर्स हड़ताल कर रहे हैं कि भाई आपने नोटिफिकेशन निकाली नौकरी की, एग्जाम लिया लेकिन बाद में रिक्रूट नहीं किया। घोटाले हो रहे हैं टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम्स में अक्रॉस द स्टेट्स। लेकिन अच्छे टीचर्स बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं बच्चों की लाइफ में, बच्चों के एजुकेशन में, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो पंचायती लेवल हो। ज़्यादा एम्फेसिस इस आर्टिकल में पंचायती लेवल पे करा गया है कि यहाँ पे प्रशासन कैसा है, गवर्नेंस कैसी है, बिकॉज गुड गवर्नेंस ही डिलीवर कर सकती है कि यहाँ पे हम अच्छे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आ सकें। केवल ये कहना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द पॉलिसी फॉर 21st सेंचुरी इंडिया, वहाँ पे बात नहीं बनने वाली है। फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल्स को, खास करके जो रूरल एरियाज में स्कूल्स हैं, पंचायती लेवल अगर हम स्कूल्स की बात करें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंडिंग सफिशेंटली प्रोवाइड करना, और एक वाइब्रेंट कम्युनिटी को बनाना जो कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे कर सके स्कूल अथॉरिटीज़ की। अब जहाँ पे कम्युनिटीज़ की बात आती है तो बहुत सारी कोशिशें पास्ट में भी करी गई हैं और अभी भी करी जा रही हैं दैट हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कैसे वो भी अपना टाइम निकाल के लेक्चर्स देने आ सकते हैं स्कूल में बच्चों को, गाँव में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लेक्चर्स देने आ सकते हैं। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को एनहांस करना, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है, उनका योगदान एजुकेशन में लेके आना। और कम्युनिटीज कैन बोथ इनेबल एंड डिसिप्लिन द टीचर्स अगर तो फंडिंग एफिशिएंटली हो रही है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, जो रूरल मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कम्युनिटी कनेक्ट को एनहांस करने के लिए। यहाँ पे फिर बात करेंगे एक प्रोग्राम के बारे, निष्ठा के बारे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च करा गया था। कब करा गया था? 21 अगस्त 2019 को। निष्ठा यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो टीचर्स की यहाँ पे लगभग 4.2 मिलियन एलिमेंट्री टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर एम्फसाइज किया गया है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल्स एज वेल। सो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख टीचर्स अलॉन्ग विद द हेड्स एंड द टीचर्स ऑफ द स्कूल्स एज वेल, ठीक है। फोकस किया जाएगा कॉम्पिटेंसी एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग में, स्किल्स बेस्ड टीचिंग लर्निंग में, कैसे वो टीचिंग को और मजेदार बना सकते हैं, ठीक है, कैसे वो फन फिल्ड वे में टीचिंग इंपार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। बिकॉज अगर टीचर्स ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखिए प्राइवेट स्कूल्स में तो टीचर्स के लिए काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल्स में भी बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर एम्फसाइज किया जाए। बिकॉज अगर टीचर्स वेल इक्विप्ड हैं, अगर वेल एनहांस्ड हैं, अच्छा स्किल है, तभी जाके वो बच्चों को आके अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। उसके लिए टीचिंग में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं इस प्रोग्राम के। नाउ वन ऑफ द, अब यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे संस्थाओं की हम बात करेंगे। प्रथम की रीड इंडिया कैंपेन की बात करें, या हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की बात करें जो कि विप्रो के जो फाउंडर भी हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिशें करी हैं। यानी कि इन दोनों संस्थाओं ने काफ़ी कोशिशें करी हैं कि कैसे सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पढ़ाने के तरीके को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पुअर गवर्नेंस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, स्कूल्स भी सफ़र कर रहे हैं, टीचर्स भी सफ़र कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एनजीओज हैं, सफिशिएंट फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे पुअर गवर्नेंस, यहाँ पे प्रशासन की बात आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस विच इज इम्पैक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द फेस टू फेस और डिजिटल टीचर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाइक निष्ठा एज वेल। तो यहाँ पे केस स्टडी की बात करेगी, संपर्क फाउंडेशन की बात करेगी। तो संपर्क फाउंडेशन अपने एक एनजीओ है जहाँ पे वो, उसका जो मेन मिशन है कि टीचर्स को ट्रेन करना है, उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है, स्किल इंपार्ट करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो फाउंडेशन है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है टीचर डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए कि टीचर्स अगर अपनी स्किल्स को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोज़ होंगे, कुछ कंटेंट लेक्चर्स होंगे, कुछ कंटेंट वीडियोज़ होंगे जिनको अगर टीचर एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से, और उसको पढ़ के समझ के वो ये सब चीज़ें अपनी टीचिंग मेथड्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर टीचर्स को लगता है कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे पढ़ाना है, मे बी हो सकता है कुछ टीचर्स के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन पढ़ाने की भी कला होती है, डिलीवर करने की भी कला होती है। अगर उनको कोई भी अपना पर्टिकुलर एरिया टीचिंग में लैग बिहाइंड लग रहा है, तो वो इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस प्रोग्राम में बहुत फोकस दिया गया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो कंक्लूजन, तो जो टाइम है बिटवीन द प्री स्कूल एंड क्लास 3, दिस कैन बी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर इंडिविजुअल्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इसी एज में होती है, बिटवीन द एज ऑफ 3 to 8। तो यहाँ पे अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छी अगर एजुकेशन मिल रही है, बेसिक जो न्यूमेरिकल एबिलिटी स्किल्स हैं, लिटरेसी स्किल्स अगर वो मिल रही हैं, तो आगे जाके बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर होगी। तो इट इज़ टाइम फॉर एवरीवन
चाहे वो पंचायती लेवल की हम बात करें या वो हम सेंट्रल लेवल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर तक की बात करें, टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ये जो अगर हम एलिमेंट्री लर्निंग की बात करें तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एलिमेंट्री लेवल तक जा रहा है बाय 2025। और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स के ऊपर एम्फोसाइज करना भी बहुत जरूरी है। दिस विल डेफिनेटली इंश्योर हायर जीडीपी एंड डेफिनेटली इंश्योर ह्यूमन वेलबींग एज वेल। नाउ सो दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा? एक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट कैन इंश्योर यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स। इजी क्वेश्चन है, अभी जो प्रीसीडिंग आर्टिकल है उसको पढ़ के आप इसको आंसर कर सकते हैं। आपने इसको एलैबोरेट करना है 150 वर्ड्स में और आप इस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। नाउ द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। नाउ इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दिस टेलीग्राम चैनल, ऑल यू हैव टू डू इज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स while वॉचिंग द वीडियो और वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करके आपको हमारे चैनल पे एक्सेस मिलेगा। और एल्स यू कैन ऑल्सो drop a message from your telegram app on this number 6280133177 and somebody from our team will definitely add you in this telegram group. All you have to write is that please add me to the group of एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू भी रहता है दोस्तों। यहाँ पे हम पर्सनली हर एक बच्चे का आंसर तो नहीं फीडबैक में प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर जरूर हम शेयर करते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में पिन भी कर देते हैं। एंड दोस्तों जो कल का क्वेश्चन था जो एग्रीकल्चर से ओरिएंटेड था, तो वो जो बेस्ट आंसर है आयुषी का है। ये आंसर वैसे मैंने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन मनमीत मैम ने मेरे साथ ये आंसर शेयर किया था, बट वेरी वेल डन आयुषी। इफ यू वाचिंग द वीडियो प्लीज डू मेंशन दैट इन हाउ मच टाइम यू हैव रिटन द आंसर। आई हैवंट रेड दिस आंसर येट, बट डेफिनेटली मनमीत मैम ने इस आंसर को रिव्यू करा था और इस आंसर को टेलीग्राम के ग्रुप में पिन भी कर दिया जाएगा। सो प्लीज डू रीड दिस आंसर एज वेल एंड वेरी वेल डन आयुषी वंस अगेन। एंड दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।